बहू कविता मांझी मांझी करके चिल्लाते हुए उनके कमरे में आई तो देखते ही उनकी त्योरिया चग गई और चिल्लाते हुए बोली, कितनी बार कहा है माँ जी आपको कि दोपहर में 3 बजने से पहले मुझे मेरी कॉफी मिल जानी चाहिए। आपको समझ में नहीं आता, कब से गला फाड़ रही हूँ कॉफी के लिए। एक तो आप लोगों की वजह से मुझे सारा ऑफिस का काम घर से ही करना पड़ रहा है। अपनी सारी कमाई पापा जी तो आपके जोड़ों के दर्द में खर्च कर देते हैं, लेकिन आपसे बहू के लिए एक कॉफी तक नहीं बनाई जाती। चलिए अब बैठे बैठे मेरा मुंह क्या ताक रही है, जल्दी से मेरी कॉफी बनाकर मेरे कमरे में पहुंचाए और बाजार से कुछ फल भी लेकर आइए। कमला जी बहू से नम स्वर में बोली, बस 10 मिनट में आती हूँ बेटा, तुम्हारे ससुर जी को ये सूप पिला दूं। सुबह से उन्होंने कुछ नहीं खाया है। माँ जी आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बात बीच में काटने की? मैं इस घर की मालकिन हूँ, यहाँ जो मैं कहूँगी वही आपको करना पड़ेगा। भूलिए मत, इस घर में आपकी औकात बस नौकरों जितनी है। आप यहाँ हमारे टुकड़ों पर पलती हैं। इतना कहकर कमला जी के हाथ से कविता ने सूप का बाउल छीन लिया। अब जाए, पहले मेरी कॉफी बनाकर लाइए, उसके बाद ये सूप मिलेगा, नहीं तो मरने दो बुढ़े को भूखा। कमला जी कविता के आगे हाथ जोड़कर बोली, बहू ऐसा मत करो, बस 5 मिनट ही लगेंगे मुझे उन्हें सूप पिलाने में। तब कविता बोली, सुनाई नहीं देता क्या आपको? आप जाती है या मैं सूप को बाहर नाली में फेंक दूं? नहीं बहू मैं जाती हूँ। कमला जी लगभग गिड़गिड़ाते हुए कॉफी बनाने के लिए चल दी। कॉफी बनाकर बहू के कमरे में जल्दी देने के लिए गई तो बहू ने हाथ में 500 रुपए और फलों का थैला पकड़ा दिया। जाए, पहले फल लेकर आइए, फिर शाम को मार्केट में ज्यादा भीड़ हो जाती है। कमला जी बोली, मुझे अभी तुम्हारे ससुर जी को सूप भी पिलाना है। सूप सूप सूप, दिमाग खराब करके रखा है आप लोगों ने। उम्र भर बूढ़े की ही सेवा में लगी रहेंगी 24 घंटे, तो इस घर के काम कौन करेगा? इलाज करवाना है ना उस बुढ़े का, तो चुपचाप बाजार जाए। कमला जी की आंखों में अपने पति को भूखा देख आंसू उतर आए थे। उधर कैलाश जी भूख के मारे तिल मिला रहे थे और उनकी आंखें सिर्फ कमला जी को ही निहार रही थी कि कब वह उनके लिए खाने को कुछ लेकर आए। उधर कमला जी तेज धूप में तिल मिलाती हुई फल खरीदकर जल्दी से घर पहुंची तो बहू ने दरवाजे पर ही उनके हाथ से फलों का थैला छीन लिया। लाइए मुझे दीजिए, वरना यह फल भी गायब कर देंगे, और बचे हुए पैसे दीजिए। कविता तमकते हुए बोली, बहू पैसे नहीं बचे। नहीं बचे का क्या मतलब है माँ जी? क्या इतने से फल 500 रुपए के आते हैं? दिमाग खराब हो गया है आपका, या आपकी नीयत खराब हो गई है पैसे को देखकर? बहू कुछ तो सोच समझ कर बोलो। अब क्या मैं अपने ही घर में चोरी करूंगी? कमला जी नम स्वर में बोली, अगर ऐसा है तो आपकी तलाशी करवाए, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। क्योंकि इतना तो मुझे भी पता है कि इतने से फल 500 रुपए के तो नहीं आए होंगे। सामने लेटे अपनी कमला जी की बेबसी देखकर कैलाश जी भी अंदर से तड़प उठे। एक पैसे की बेईमानी नहीं की कमला जी ने आज तक किसी के साथ, और बहू ने आज उन पर इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया। ये सोचकर ही उनकी आंखों में आंसू आ गए। यह क्या माँ जी? कविता ने जैसी कमला जी की कमर में घुसे साड़ी के पल्लू की गांठ खोली तो वह एकदम हैरानी से बोली, यह क्या है बुढ़िया? 100 रुपए, और यह कहाँ से आया? शर्म नहीं आती पैसे चुराते हुए? एक तो चोरी, ऊपर से सीना झोरी, और यह पेड़ी की मिठाई। पैर कब्र में अटके पड़े हैं, पर जीभ चटकारे मारने नहीं भूल रही हैं। आपकी हिम्मत कैसे हुई बचे हुए पैसों से यह पेड़ा लाने की? कमला जी बहू के आगे हाथ जोड़कर बोली, बहू मैंने कोई चोरी नहीं की है, वह तुम्हारे ससुर जी का बहुत दिनों से मन कर रहा था पेड़ा खाने का। पता नहीं उनके और कितने दिन बचे हैं, और 100 रुपए इसीलिए अपने पास रखे क्योंकि कभी कभी तुम्हारे घर से जाने के बाद तुम्हारे दोनों बच्चे हमसे दुकान की चीज खाने के लिए कुछ न कुछ पैसे मांगते रहते हैं, और तुम तो जानती हो हमारे पास 1 रुपया भी नहीं है, बस इसीलिए रखे थे। पर इतना बड़ा इल्जाम मत लगाओ, बुढ़ापे में ये सब अब बर्दाश्त नहीं होता। तब कविता बोली, हम यहाँ दिन रात मेहनत करके पाई जोड़ते हैं,
तब जाकर अपने खर्चे पूरे कर पाते हैं, और आप तो पैसे ऐसे उड़ा रही हैं जैसे हमारे पास कोई पैसों का पेड़ लगा हो। ये क्यों नहीं कहते हैं कि बुढ़ापे में भी आप लोगों की जीभ चटकारे मारना नहीं भूलती, और बिल मेरे बच्चों के नाम का फाड़ रही हैं। इतना कहकर कविता ने पेड़ा और 100 रुपए कमला जी के हाथ से छीन लिए। बड़ी आई उस बुढ़े को पेड़ा खिलाने वाली। कमला जी बहू के पैरों में गिड़गिड़ाती हुई बोली, बहू ऐसा मत करो, पेड़ा मुझे वापस कर दो, बदले में चाहे मुझे आज का खाना मत देना। सॉरी माँ जी, पर ये तो आपको मिलने से रहा, चलिए हटिए, मुझे और भी काम है। इतना कहकर कविता पेड़ा खाते हुए अपने कमरे में चली गई। कमला जी कितने मन से कैलाश जी के लिए उनकी पसंद का पेड़ा लाई थी। कैलाश जी को पेड़ा बहुत पसंद था। वर्षों हो गए थे उन्हें ये सब खाए हुए, पर बहू से वह भी बर्दाश्त नहीं हुआ। कमला जी चुपचाप अपने कमरे में चली गई और अपने पति के पास सर रखकर फूट फूट कर रोने लगी। मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके लिए कुछ नहीं कर पाती हूँ। कमला जी के साथ साथ कैलाश जी भी फूट फूट कर रोने लगे। कैलाश जी जब नौकरी करते थे तो अपनी छोटी सी दुकान में बहुत खुश थे। शादी के 2 साल बाद रवि था, तब तो खुशियों की ही बाहर आ गई थी। बड़े चाव से रवि को पढ़ाया लिखाया था और इस काबिल बनाया कि वह इंजीनियर की पोस्ट पर नियुक्त हो गया। शादी की उम्र हुई तो बेटे ने माँ बाप की पसंद की हुई लड़की को ठुकराकर अपनी पसंद की कविता से शादी की। कविता शादी के 1 साल बाद ही रवि को लेकर शहर में शिफ्ट हो गई थी। शादी से पहले बेटा पढ़ाई की वजह से माँ बाप से दूर रहा और शादी के बाद माँ बाप से बहू ने दूर कर दिया। बेटे के साथ 2 पल बिताने के लिए बूढ़े माँ बाप के नसीब में नहीं थे। बेटे के साथ रहने का सपना उनका सपना ही बनकर रह गया था, लेकिन फिर भी दोनों अपनी दुनिया में खुश थे। कैलाश जी की भी धीरे धीरे अब उम्र होती जा रही थी और उन्हें कई बीमारियों ने घेर लिया था, जिस कारण उन्हें बेटे के पास जाकर इलाज करवाना पड़ा। लेकिन बहू से यह बर्दाश्त नहीं होता कि उसके सास ससुर ने यहाँ आकर उनकी प्राइवेसी ही खत्म कर दी है। आए दिन वह कमला जी को इतने काम देती कि वह थक कर चूर हो जाती। घर का काम, बाजार का काम सब कमला जी से करवाती थी। इतना सब करने के बाद भी उनके खाने पीने पर पाबंदी लगाती रहती। यह आज पहली बार नहीं हुआ था कि कविता ने उन पर इल्जाम लगाया था। कमला जी जब भी बाजार से फल सब्जी खरीद कर लाती और 1 रुपया भी ऊपर नीचे हो जाता तो उसका इल्जाम भी कमला जी पर ही लगता था कि उन्होंने पैसे रख लिए हैं। अभी कुछ दिन पहले की ही बात है, माँ जी 1000 रुपए अपने सब्जियों और फलों में ही उड़ा दिया। आपको पैसे दे देकर थक गई हूँ मैं, आपको तो बस पैसा उड़ाने का मौका मिलना चाहिए। कभी बहुत सारे फल ले आती हो तो कभी खाने पीने का बहुत सारा सामान। मैं और मेरे पति कितनी मेहनत करते हैं ऑफिस में, तब जाकर यह सारा सामान ला पाती हैं। आप मेरे बच्चों के लिए मुझसे ज्यादा चीज आप लोग ले आते हो। इतनी फिजूल खर्ची करने की क्या जरूरत है? कविता कमला जी से गुस्से में बोली। कमला जी बोली, बहू शायद तुम जानती नहीं कि फल और सब्जियां कितनी महंगी हो गई हैं। 50 या 60 रुपए से नीचे कोई सब्जी नहीं मिल रही और फल भी बहुत महंगे हो गए हैं। और रही बात पैसे उड़ाने की, तो मैं और तुम्हारे पापा जी ही नहीं रहते इस घर में, जो सारा सामान हम ही खा जाते हैं। तुम बेटा रवि और तुम्हारे 2 बच्चे भी इस घर में रहते हैं। ये सारे फल और सब्जियां घर में रहने वाले प्रत्येक सदस्य के लिए आती है, मगर तुम्हें सिर्फ मेरा और तुम्हारे ससुर का खाना ही नजर क्यों आता है? जब भी मैं और तुम्हारे पापा जी घर में कोई भी खाने पीने की वस्तु आदि लाते थे तो वह सभी के लिए होती थी, और तुम तो अच्छे से जानती हो कि तुम्हारे बच्चों को फल कितने ज्यादा पसंद है। इसीलिए मैं रोज 2 प्रकार के फल जरूर लाती हूँ। बहू तुम और रवि तो पूरा समय ऑफिस में रहते हो। तुम्हारे बच्चों को जो भी चाहिए होता है वह मुझे और उनके दादाजी से कहते हैं, इसलिए हम उनके लिए कुछ ना कुछ लाते ही रहते हैं, जिसे तुम फिजूल खर्ची का नाम दे रही हो। बहू वह हमारे बच्चों के लिए प्यारे हैं। कविता बोली, माँ जी आपको मेरे बच्चों पर इतना प्यार लुटाने की कोई जरूरत नहीं है। पैसे पेड़ पर नहीं उगते हैं,
बच्चे तो खाने पीने की जिद करते ही रहते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि आप 1000 रुपए की पत्ती यूं ही मार्केट में उड़ा देंगी। और पापा जी को भी आजकल आप बहुत फल खिला रही हैं। अब उनकी उम्र हो चली है, इसलिए छोटी छोटी बीमारियां तो लगी ही रहेंगी। आगे से 1000 की पत्ती खर्च करने से पहले थोड़ा ध्यान दीजिएगा। वैसे भी एक काम करती हूँ, कल से मैं आपको हिसाब से पैसे दिया करूँगी ताकि आप यूं फिजूल खर्ची ना करें। बहू के मुंह से कटु वचन सुनकर कमला जी की आंखों में आंसू आ गए। वह चुपचाप सारी सब्जियां और फल लेकर रसोई में आ गई और शाम के खाने की तैयारी में लग गई। कैलाश जी की भी तबीयत सही नहीं रहती थी, जिसकी वजह से उन्हें खाना खाने का मन ही नहीं करता था। इसीलिए कमला जी उन्हें भी फल काट कर दे दिया करती थी। कमला जी सुबह और शाम कैलाश जी को फल दिया करती। यही वजह थी कि बहू कविता आज कमला जी पर भड़क रही थी। कैलाश जी भी फल बड़े चाव से खा लिया करते थे, क्योंकि उन्हें खाना खाने की इच्छा नहीं होती थी। जब से कैलाश जी रिटायर्ड हुए थे और बीमारी की वजह से बेटे के घर जाकर आना पड़ा था, दोनों ही कमला जी और कैलाश जी को हर बात उन्हें रोकने लगे थे। यहाँ तक कि घर की जरूरत की चीज जैसे सब्जी और फलों के पैसे का भी हिसाब रखने लगे थे, जबकि दोनों पूरे घर परिवार के लिए सारा सामान लाते थे। कविता खुद बच्चे और अपने लिए कभी भी पिज्जा बर्गर जैसी अपौष्टिक चीज ऑर्डर कर देती, तब उसे फिजूल खर्ची महसूस नहीं होती। मगर सास ससुर की लाई गई पौष्टिक चीज भी कविता को फिजूल खर्ची लगती है। और जब से कैलाश जी की तबीयत ज्यादा खराब हुई थी, तब से कविता ने कुछ ज्यादा ही रोक टोक करना शुरू कर दिया था, क्योंकि कैलाश जी के पीछे जो दवाइयों का खर्चा हो रहा था वह भी कविता को सहन नहीं हो रहा था। कमला जी को अभी थोड़े समय पहले की बात याद आ गई, जब कैलाश जी का बड़ा मन था कि वह और कमला जी तीर्थ यात्रा पर जा रहे लोगों के साथ तीर्थ यात्रा करना जाना चाहते हैं। उनके सारे बूढ़े दोस्त अपनी पत्नियों के साथ जा रहे थे। जब घर जाकर कैलाश जी ने रवि से अपने और कमला जी की तीर्थ यात्रा में जाने के लिए पैसे मांगे, तब रवि बोला, क्या बाबूजी, एक जन के लिए 15,000 रुपए? मैं अभी आप लोगों को इतना पैसा नहीं दे पाऊंगा। आखिर मेरे अपने और बच्चों के भी खर्चे मेरे सामने पड़े हैं। कविता गुस्से में बोली, बाबूजी, इस उम्र में भी क्या आप लोगों को घूमने की पड़ी है? चुपचाप घर में बैठिए और यहाँ बगल के मंदिर ही हो आइए। तीर्थ यात्रा में जाकर इतना खर्च करने की क्या जरूरत है? भगवान तो सब जगह एक ही होते हैं। कैलाश जी और कमला जी की पूरी जवानी बच्चों को पढ़ाने लिखाने और जिम्मेदारियां निभाने में गई थी। इसलिए कैलाश जी ने सोचा था कि रिटायर्ड हो जाऊंगा और साथ में सारे दोस्त होंगे तो तीर्थ यात्रा करना भी आसान रहेगा। मगर बेटे बहू की ऐसी बात से वह दुखी हो गए थे और मन ही मन घुटने लगे थे। उनके बाद ना वह किसी से ज्यादा बात करते थे और ना कहीं जाने की बात करते थे। बीमारी के चलते कैलाश जी ने खाना पीना भी बंद कर दिया था। एक दिन जब कमला जी कैलाश जी से बोली, आप आजकल ज्यादा बात भी नहीं करते, ऐसे लगता है जैसे अंदर ही अंदर आप किसी बात से उदास हो। क्या हुआ है, आप मुझे तो बताए। कैलाश जी बोले, कमला, पूरी उम्र बिता दी बच्चों को बड़ा करने में, उनकी ख्वाहिशों पूरी करने में, मगर आज मेरा बेटा मेरी इतनी सी ख्वाहिश पूरी ना कर पाया। मैं तो सिर्फ तुम्हें लेकर तीर्थ यात्रा पर जाना चाहता था, मगर बेटे बहू के पास हमारे लिए इतना पैसा भी नहीं है। कि एक समय था जब आत्मसम्मान से जीते थे हम दोनों, मगर आज बेटा बहू के राज में सम्मान ही नहीं रहा हमारा। कमला जी बोली, आप फिक्र मत कीजिए, और अगर आप यूं खाना पीना छोड़ देंगे तो सोचिए मेरा क्या होगा। क्या मैं आपके बिना जी पाऊंगी? आप जल्दी से स्वस्थ हो जाए। कैलाश जी भी पत्नी की बहुत फिक्र करते थे। उन्होंने फिर से पत्नी के साथ सुबह शाम टहलना शुरू किया और पोते पोती संग खेलना शुरू किया। कमला जी उनके खाने पीने का खूब ख्याल रखने लगी और कैलाश जी की भी तबीयत में काफी सुधार आ गया। एक दिन बहू कविता ऑफिस से आई तो देखा सास ससुर घर में नहीं थे। फिर रसोई में गई तो उसने देखा कि खाना भी नहीं बना हुआ था। वह रवि से गुस्से में बोली, तुम्हारे माँ पिताजी की आजकल कुछ ज्यादा ही पर निकल आए हैं। रोज टहलने चले जाते हैं
दोनों अपना खुद का इतना ज्यादा ध्यान देते हैं कि हम दोनों का ध्यान ही नहीं है इन्हें। मम्मी जी ने तो आज खाना भी नहीं बनाकर रखा है। वह जानती है कि हम दोनों थक कर ऑफिस से आते हैं तो आकर मुझे खाना नहीं बन पाता है। रवि बोला, यार अब बस मुझ पर मत भड़का करो। मम्मी खाना बनाकर नहीं गई तो उसमें मेरी क्या गलती है। मम्मी को आने दो, फिर मैं उन्हें बोल दूंगा कि खाना हमेशा तैयार करके जाया करो। तुम्हारी बहू दिन भर ऑफिस में काम करती है और तुम खाना भी नहीं बनाकर रख सकती। कविता बोली, हाँ वह तो तुम बोल दोगे, मुझे पता है, मगर अभी फिलहाल तो कुछ बाहर से ऑर्डर करो, बहुत भूख लग रही है। रवि बाहर से खाना ऑर्डर करता है। थोड़ी देर में ऑर्डर किया हुआ खाना आ जाता है। रवि और कविता दोनों बच्चे खाना खाने लगते हैं। कमला जी और कैलाश जी भी बाहर टहल कर आ चुके थे। उन्हें देखकर रवि बोला, आज आप दोनों ने बहुत समय लगा दिया टहल कर आने में। मम्मी खाना बनाकर जाना चाहिए था आपको। जब देर से आने का इरादा था तो कम से कम खाना तो बनाकर जाती। आपकी बहू थक कर आती हैं, तो क्या वह घर का काम भी करेगी। हमने हमारे लिए खाना ऑर्डर कर दिया है। पापा को बाहर का खाना खाने की आदत नहीं है, तो आप आपका और पापा का खाना घर पर ही बना लीजिए। आपकी बहू थक गई है, वह आराम करने जा रही हैं। कमला जी बोली, बेटा चिंता मत करो, हम लोग भी बाहर से खाना खाकर आए हैं। दोनों ये सुनकर हैरानी से देखने लगे। कविता बोली, बाहर से क्यों खाकर आए हो। कमला जी बोली, बहू हमें भी कभी कभी तुम्हारी तरह बाहर से खाना खाने की इच्छा होती है। इच्छाएं तो सभी के मन में होती हैं, बुढ़े हो या जवान हो। मतलब ये तो नहीं होता कि अब हम लोगों की उम्र नहीं रही, ये हम अपने शौक छोड़ दें। हाँ ये बात और है कि तुम दोनों ने हम दोनों बुढ़े को किनारे कर दिया है। रवि और कविता खाना खाते खाते उठ गए और कविता बोली, मम्मी जी आपके तेवर कुछ बदले बदले दिखाई दे रहे हैं। तो कैलाश जी बोले, हाँ बहू, कमला जी के तेवर मेरी वजह से ही बदले हुए दिखाई दे रहे हैं। अब से हम दोनों तुम लोगों के साथ नहीं रहेंगे। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ और हम लोग हमारे लिए किराए का मकान देखने गए थे जो हमें पसंद आ गया है। कल से ही हम वहाँ रहने जा रहे हैं और बेटा हम दोनों थोड़े दिनों बाद तीर्थ यात्रा पर भी जा रहे हैं। मेरे रिटायर्ड होने के बाद जो पेंशन मुझे मिल रही है वह बैंक में जमा हो रही है। जो पैसे मैं तुम्हारे नाम करना चाहता था, मगर अच्छा हुआ वक्त रहते तुम दोनों ने हमें अपना असली रूप दिखा दिया। मेरे पास बैंक में इतने रुपए तो है ही कि हम दोनों अपना बुढ़ापा अच्छे से काट सके। यहाँ तुम दोनों ने तो फल और सब्जी तक का मोहताज बना दिया। कमला जी बोली, बहू इतने दिनों से हम दोनों टहलने जा रहे थे, वहाँ पता चला कि बहुत से लोगों को ऑफिस के लिए टिफिन की आवश्यकता है, तो मैं उनके टिफिन के ऑर्डर भी ले लिए हैं, क्योंकि अभी भी इन बुढ़द हड्डियों में इतनी ताकत है कि सभी के लिए खाना बना सकती हूँ। तो 2 दिन बाद वह काम भी शुरू करने वाली हूँ, जिससे घर बैठे कमाई भी हो जाएगी और मैं आत्मसम्मान से जी पाऊंगी। क्योंकि जिन बच्चों के लिए अपना सब कुछ दे दिया वह तो हमारा सम्मान ही नहीं कर पाए, उल्टा मुझे नौकरानी बनाकर रख दिया और हमें पैसों पैसों को तरसा दिया। कमला जी और कैलाश जी अपने कमरे में जाकर अपना सामान पैक करने लगे। रवि और कविता सोचने लगे कि मम्मी पापा अगर घर से चले गए तो घर और उनके बच्चों को कौन देखेगा, रोज खाना कौन बनाएगा। दोनों मम्मी पापा के भरोसे अपने बच्चों को छोड़कर बेफिक्री से ऑफिस चले जाते थे। अब कविता ऑफिस कैसे जा पाएंगी। रवि और कविता उनके कमरे में उनसे माफी मांगने गए। कविता बोली, मुझे माफ कर दीजिए मम्मी जी, मैं मेरे किए पर पछता रही हूँ। रवि भी पीछे पीछे बोला, पापा हमें ये छोड़कर मत जाए। मगर कमला जी और कैलाश जी बोले, हम भी सम्मान से जीना चाहते हैं, इसलिए बेहतर है कि हम तुम दोनों से दूर रहें। दूसरे दिन ही कैलाश जी और कमला जी बेटे बहू का घर छोड़कर चले जाते हैं। आत्मसम्मान से जी लें, जहाँ किसी के ताने ना सुनने पड़े, जहाँ कहीं जाने से पहले बेटे बहू की इजाजत ना लेनी पड़े, जहाँ किसी का मोहताज ना होना पड़े। दोस्तों,
कभी भी हमारे घर के बुजुर्गों को इतना कठोर निर्णय लेने पर विवश ना करें, क्योंकि अगर आप उन्हें प्यार और सम्मान देंगे तो बदले में वे लोग आपको दोगुना प्यार और सम्मान देंगे। हमेशा उनकी भावनाओं की कद्र कीजिए। उम्र होने का मतलब यह नहीं होता कि उनके खाने पीने की इच्छा नहीं होती या फिर वह कहीं घूमने नहीं जा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ पसंद आए होगी। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए बने रहिए हमारे साथ। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नई कहानी के साथ। तब तक धन्यवाद।